हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों। तो आज जो बातचीत होने वाली है अपनी, वो होने वाली है उत्प्लावन बल तथा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अब आपको विशेष बात क्या जानने को मिलेगी, किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सारा डिस्कशन रहेगा आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई उत्प्लावन बल हम किसे कह रहे हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी हम बोल किसे रहे हैं। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा बच्चों, जैसे कि किसी अगर बर्तन के अंदर पानी भरा है, आपने उसके अंदर कोई चीज डाली तो उसका वजन कम लगता है या उसका भार आपको कम प्रतीत होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर आपने एक बार कई बार एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा कि आपने एक बॉल ली, बॉल जैसे आपकी प्लास्टिक वाली बॉल आती है ना, जिसमें 5 रुपए की आ जाती है, 10 रुपए की, क्रिकेट खेलने के लिए बचपन में आपने भी ली होगी। तो उस बॉल को पानी के अंदर छोड़ा तो वो ऊपर कूद के आ जाती है, वहीं अगर आप पत्थर को छोड़ो तो वो नीचे डूब जाता है ना? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो बॉल क्यों ऊपर कूद के आ जाती है? तो मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूं बेटा, जैसे मान लो ये आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी है, पानी के अंदर बॉल डाली, बॉल आपकी क्या होती है, ऊपर कूद के आ जाती है ना? तो क्यों कूद के आ रही है? यानी कि पानी ने कोई ना कोई बल लगाया, या लिक्विड ने इस बॉल के ऊपर कोई ना कोई बल लगाया, है ना? कोई तरल, जो भी तरल है, इसने इसके ऊपर बल लगाया। अब आप पूरा डुबो या आप डुबोने की कोशिश भी करो, मान लो जैसे कि इसके ऊपर तैर रही है, आप अगर डुबोने की कोशिश भी करो तो क्या होगा, ये फिर से बल महसूस करने लगी, आपको ऊपर की तरफ बल को महसूस करना, मतलब आप ऊपर की तरफ बल को महसूस करोगे। क्यों हो रहा है भाई ये? अच्छा, सबसे पहला सवाल, ये तैर ही क्यों रही है? इसे तो डूब जाना चाहिए ना, तैर क्यों रही है? तो सीधी सी बात है, तैर रही है तो इसका जो वेट है, जिसको हम वजन कहते हैं, mg, ये फोर्स किसी ना किसी फोर्स से तो बैलेंस हो रहा है भाई। वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स कहलाता है आपका उत्प्लावन बल। ये बल कौन लगाता है बेटा? ये बल आपका लगाता है वो तरल जिसके अंदर आपने ये बॉल रखी है। इसे उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट, या आपकी फोर्स ऑफ बायंसी भी कहते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? कब लगता है? इस बल को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से हम किसी द्रव के अंदर डुबोते हैं तो इस वस्तु पर तरल तरल द्वारा एक बल लगाया जाता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही बातचीत करता है कि ये बल कितना होगा और कैसे लगेगा। ठीक है, तो हम इस बारे में जानेंगे, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आज का अध्याय अपना बढ़िया से पहली परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उत्प्लावक बल। तो एक बार डेफिनेशन को जरूर समझिएगा। यदि वस्तु कैसी आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है तो इसके चारों तरफ जो भी द्रव है वो ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। तो वस्तु एक ऊपर की दिशा में क्या अनुभव करती है बेटे? बेटा ये अनुभव करती है बल। और इसी बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। इस घटना को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस परिघटना को हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ लेते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया आसान तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत मेरी भाषा में समझिए, फिर मैं आपको जो किताबी भाषा है उससे भी समझाऊंगा। तो जैसे कि मान लो मेरे पास बेटा एक स्प्रिंग तुला है। आप जानते होगे स्प्रिंग तुला, सब्जी लेने जाते होगे, सब्जी वालों के पास देखा होगा, ऐसे कांटा रहता है, कांटे में वो तोलते हैं। तो इसे स्प्रिंग तुला बोलते हैं। स्प्रिंग तुला के अंदर हमने एक वेट लगाया। ठीक, अब इसने कुछ रीडिंग ली, मान लो इसकी रीडिंग आ रही है 2 kg। मतलब ये जो वेट है, इसका जो मास है वो 2 kg है। रीडिंग उसी तरीके से जी से डिवीजन रहता है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। अब अगर इसी को हम स्प्रिंग तुला को, या फिर मैं आपको कह देता हूं, चलो ये 20 न्यूटन है, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्प्रिंग तुला को बेटा हम, वही स्प्रिंग तुला, वही वेट है आपका, बट हमने इस वेट को किस में डाल दिया? पानी में या किसी लिक्विड में डाल दिया। तो अगर जैसे ही आप लिक्विड में डालोगे, बता रहा है कि इसका जो मान हो गया वो 15 न्यूटन, वेट का मान कितना हो गया? 15 न्यूटन हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, वेट बढ़ा या घटा?
अरे बच्चों बोलो बोलो जल्दी बोलो, वेट बढ़ा या घटा? घटा ना। कितने से घटा? 5 न्यूटन से घटा। कैसे घटा, क्या हो रहा होगा, जरा ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं। इस परिस्थिति में देखो, अगर मैं वेट की बात करूं तो दो चीजें लग रही होंगी, एक तो टेंशन और एक आपका वेट mg। ठीक। पहली कंडीशन में, केस नंबर 1 में आपका T माइनस एम जी, या आप कहें जीरो रहा, या T इज इक्वल टू एम जी रहा, और यही टेंशन वेट के बराबर आ गया। लेकिन अगर दूसरी केस 2 में कहें तो इस पे कौन कौन से बल लगे होंगे, सोच के बताओ। अच्छा, पहला वेट होगा, दूसरा यहां पे टेंशन होगा, तीसरा फोर्स ऑफ बायंसी होगा, यानी कि उत्प्लावक बल होगा। अब यहां पे लिख दोगे ना टी प्राइम प्लस एफ पी इज इक्वल टू एम जी, तो टी प्राइम की वैल्यू क्या कम आ रही है? हाँ बिल्कुल। क्या यही टी जो है आपका ये वेट है, अपेरेंट वेट, जिसे डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? आभासी भार है। अरे बोलो, ये क्या है? आभासी भार है, इसे डब्ल्यू अपेरेंट का। अच्छा देखो, भार में जो परिवर्तन आ रहा है ना, किस में परिवर्तन आ रहा है? केस 1 केस 2 दोनों समझो, घबराना नहीं। भार में परिवर्तन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आप देखो, ये W माइनस डब्ल्यू ए क्या है? भार में परिवर्तन। क्या है ये? भार में परिवर्तन। तो ये जो भार में परिवर्तन आ रहा है ना बच्चों, W माइनस डब्ल्यू ए, ये कितना आ रहा है? देखो, पहला W क्या है? mg के बराबर भाई। दूसरा अपेरेंट कितना है? mg माइनस एफ पी के बराबर भाई। यही है ना डेल्टा W। ये किसके बराबर आया? डेल्टा W, फोर्स ऑफ बायंसी के। तो क्या बात हुई, फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर है? यदि किसी वस्तु को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ के चलना, यदि किसी वस्तु को हम द्रव के अंदर डालते हैं तो उसके भार में कुछ आभासी परिवर्तन आता है। यह आभासी परिवर्तन वस्तु पर लग रहे वस्तु पर लग रहे उत्प्लावक बल के बराबर होता है। पहला पॉइंट तो ये रहा, ये याद रखोगे तो कई सारे कंसेप्ट इसके ऊपर प्रॉब्लम मिल जाएंगी, जिसको आपको सॉल्व करना आसानी रहेगी। पहली बात तो ये है, एक तो ये वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्या है, ये हमने समझ लिया, पहला समझ में आ गया ना, फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर होगा? जो भी वेट में अपेरेंट चेंज हो रहा है, जो भी आभासी परिवर्तन हो रहा है, उसके बराबर होगा। दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका समझना कि जैसे ये वस्तु है बेटा, ये क्या है? वस्तु है। ये मैंने कहा पूरी रूप से डूबी हुई है, पूरी तरीके से डूबी हुई है। अब आपको मैंने प्रेशर पढ़ाया था, याद होगा, प्रेशर। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये, आयताकार गुटका है, या फिर आप ब्लॉक कह सकते हो। अब देखो यहां पर मैं कह रहा हूं कि डेप्थ है h1 इस फ्री सरफेस से, इस मुक्त सतह से नीचे की तरफ चले बेटे, तो ये कितना है? h2 h2। तो इसकी कितनी लंबाई हो गई? h की वैल्यू कितनी हो गई? h2 माइनस h1। अगर मैं आपसे पूछूं इस आयताकार गुटके का आयतन कितना होगा? V इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H, that is V is equal to A H2 minus H1, that is the volume। ये क्या है? आयतन है किसका? इस आयताकार ब्लॉक का। अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी रो भी है तो इसका मास कितना होगा? मास बराबर कितना होगा? द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, तो रो बी इंटू वॉल्यूम होगा। भाई यहां तक समझ में आई? अच्छा बताओ, यहां पे प्रेशर कितना होगा? यहां प्रेशर कितना होगा? कितनी डेप्थ पे हम? H2 डेप्थ पे हैं। कितना प्रेशर होगा? P2 प्रेशर होगा। किसके बराबर होगा? P नॉट प्लस गॉज प्रेशर रो जी H2। अच्छा, ऊपर कितना प्रेशर होगा? कितनी डेप्थ पे है? H1 डेप्थ पे है। कितना प्रेशर होगा? P1 इज इक्वल टू P नॉट रो जी H1। अच्छा, ऊपर कितना फोर्स आ रहा है? ऊपर से कितना फोर्स आ रहा है? कौन लगा रहा है? तरल लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है। ऊपर से कितना फोर्स आ रहा है? फोर्स बराबर F2 फोर्स आ रहा है ब्लॉक पर। ऊपर से कितना फोर्स आ रहा है? F2
सॉरी F1 फोर्स आ रहा है ऊपर से P1 प्रेशर की वजह से। कितना होगा ये F1 फोर्स? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नीचे कितना फोर्स आ रहा है? F2 फोर्स आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? तरल की वजह से आ रहा है। तरल तरल दाब लगा रहा है, उस दाब की वजह से बल आ रहा है। तो F2 कितना प्रेशर होगा? P2 इंटू ए। टोटल बल, टोटल नेट फोर्स जो आपका है कुल बल, वो कितना हो जाएगा? कुल बल आपका फोर्स ऑफ बायंसी होगा। भाई कुल बल कौन लगाया? तरल लगाया ना, तो फोर्स ऑफ बायंसी हो गया। कितना हो गया? F2 माइनस F1 हो गया। हम तरल द्वारा लगाए हुए बल की बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे। F2 की वैल्यू P2 ए, F1 की वैल्यू P1 ए, कॉमन क्या आया? ए, P2 माइनस P1 ए, P2 की वैल्यू P नॉट रो जी H2 P नॉट माइनस रो जी H1 इंटू ए। बेटा ये क्या हो गया? P नॉट उड़ गए, रो जी H2 माइनस H1 आ गए, ए से मल्टीप्लिकेशन पा गए। तो H2 माइनस H1, अभी देखो 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 देखो, ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम है। अच्छा, रो किसकी डेंसिटी है? रो लिक्विड की डेंसिटी है। रो किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है। तो हम क्या कह रहे हैं? ये रो एल, ये क्या है? वॉल्यूम है। क्या है ये? वॉल्यूम है इनटू जी। तो ये क्या हो गया? नेट फोर्स हो गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ बायंसी। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर आपने किसी बॉडी को पानी के अंदर डाला, काय में डाल रहे हो? पानी में डाल रहे हो या किसी भी तरल में डाल रहे हो, तो वो बॉडी जितना आयतन घेरती है, क्या उतना ही आयतन पानी या उस तरल का हटा देगी? खुद के लिए जगह चाहिए ना। अरे खुद के लिए जगह चाहिए ना। अगर मान लो एक आदमी कुर्सी पे बैठा है, आपको उसी कुर्सी पे बैठना है, तो दूसरे वाले को उठा के बैठाओगे ना भाई। खुद को तभी बैठा पाओगे जब पहले वाले को उठाओगे। तो ऐसे ही हो रहा है। इस ब्लॉक को यहाँ पे बैठना है, तो ये पानी को हटा देगा या उतना तरल को हटा देगा? वो बैठ जाएगा। तो कितना हटाएगा? जितना उसका आयतन है। आयतन कितना है? V है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या हो गया? अच्छा V, मैं कह रहा हूं आयतन हो गया, ज्यादा अच्छे से इसे लिख देते हैं, विस्थापित द्रव का आयतन। विस्थापित द्रव का आयतन, ये हो गया ना V। ठीक है, तो ये रो इन टू एल, जितना द्रव विस्थापित किया उसका भार हो गया। तो फोर्स ऑफ बायंसी किसके बराबर आता है? विस्थापित द्रव के भार के, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है फोर्स ऑफ बायंसी। ठीक, तो अब ये हमारे पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। इसको नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लो, अभी नोट कर लो। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। हो गया? कर लिया? अब चलो वापस परिभाषा समझते हैं। एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया, परिभाषा समझेंगे अब। तो क्या परिभाषा है आर्किमिडीज सिद्धांत की? यदि आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी वस्तु पर उत्प्लावक बल, ठीक है, डूबी वस्तु पर उत्प्लावक बल, इसके द्वारा, इसमें थोड़ा सा कुछ ग्रामेटिकल एरर है। चलो हम वापस आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन। यदि किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो आपका उत्प्लावक बल कार्य करता है, और यह उत्प्लावक बल इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा, यदि, दूसरा तरीका क्या है वे ऑफ एक्सप्लेनेशन? यदि किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से, या आप कहें पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो उसके भार में कमी आ जाती है, और वो भार में कमी वस्तु पर लग रहे उत्प्लावक बल के बराबर होता है। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हम बात करते हैं कि वस्तु तैरेगी कब, जिसे फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। हिंदी में बोलते हैं प्लवन की शर्तें। तो देखो, एक बहुत सीधी सी बात है
कि जब आपका फोर्स ऑफ बायंसी, जैसे वस्तु है ये, इस पे फोर्स ऑफ बायंसी है, तो जब आपका फोर्स ऑफ बायंसी बैलेंस कर लेगा mg को, यानी कि वेट को, तब आपकी वस्तु तैर जाएगी। सीधी सी बात है ना। तो सबसे पहली कंडीशन बहुत सिंपल सी है। इस कंडीशन को मैं बहुत आसानी से समझा देता हूं। बहुत बढ़िया से समझेंगे, बहुत आसान है। तो बेटा देखो, पहली कंडीशन क्या बनती है, जैसे कि आपका यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये वस्तु अंदर है, इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, ये फोर्स ऑफ बायंसी है। तो अगर फोर्स ऑफ बायंसी वेट के बराबर हो गया तो आपका ये तैर जाएगा बहुत आसानी से। ठीक, कितना हिस्सा अंदर होगा कितना बाहर होगा ये हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। तो ये लग रहा है ये फ्लोट कर जाएगी वस्तु। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कि अगर मैं कहूं वस्तु का भार, तो कौन कौन से लग रहे हैं फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा है और वेट लग रहा है। अगर मैं कहूं वस्तु का भार ज्यादा है, किससे, फोर्स ऑफ बायंसी से, भाई क्या तैर पाएगी, क्या नहीं तैर पाएगी, क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। तो अपना केस वन यही तो है, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब क्या होगा, तब वस्तु डूब जाएगी, पूर्ण तरह से द्रव के तल तक डूब जाएगी। ठीक, पहला केस समझ में आया क्या हो रहा है। जैसे पत्थर क्यों डूब जाता है, क्योंकि पत्थर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है किससे, पानी की डेंसिटी से, इसलिए डूब जाता है। अब देखो दूसरा, जब दोनों की डेंसिटी, यानी कि बॉडी जो है, वस्तु जो है उसकी डेंसिटी और लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी बराबर हो, तब क्या होगा, तब कुछ इस तरीके से परिस्थिति होगी। ये पूर्ण रूप से डूबी हुई है, देख रहे हो आप। तो आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी और वेट ऑफ द बॉडी एकदम इक्वल है इस परिस्थिति में। तो ये आपकी उदासीन साम्यावस्था में, यानी कि अगर आप हल्का सा नीचे धक्का दोगे तो ये बॉडी नीचे चलती चली जाएगी बिना किसी भय के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उदासीन साम्यावस्था में है। ये परिस्थिति तब होती है जब डेंसिटी बॉडी की किसके बराबर हो, लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो। केस 3 को समझते हैं। केस 3 आपका है जब आपका इसमें केस 3 में क्या है बेटा, कि आपकी बॉडी जो है, ये केस 3 यहां पे मैं लिख रहा हूं, जब वस्तु की डेंसिटी जो है, ठीक है, किसकी, वस्तु की घनत्व कम हो लिक्विड के घनत्व से, यानी कि द्रव के घनत्व से, तब क्या होगा, तब ये तैर जाएगी। तब क्या होगा, ये तैर जाएगी भाई। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा होगा और नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, तो ये तैर जाएगी भाई। अब देखो ध्यान से समझना, ये कंडीशन बड़ी प्यारी है और इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, समझेंगे ध्यान से। देखो इस वस्तु का कुछ भाग हवा में है, जो मैं ये लाल लाल कर रहा हूं ना हिस्सा, ये इमर्ज्ड सेगमेंट है, या आप कहें डूबा हुआ भाग है। और जो ये ब्लू ब्लू है, ये, या ग्रीन ग्रीन है सॉरी, ये आपका क्या है, तैरता हुआ हिस्सा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जो इमर्ज्ड सेगमेंट है, हम क्या लिखेंगे, वस्तु का कुल भार क्या है, सॉरी कुल आयतन कितना है, v है। ये कौन सा है, इन एयर है, ठीक है, तो इसे मैं लिख रहा हूं a। और ये कौन सा है, इमर्ज्ड सेगमेंट है, तो इसे मैं लिख रहा हूं I। तो कुल आयतन क्या होगा, जो हवा में आयतन है प्लस जो पानी में या द्रव में आयतन है, इमर्ज सेगमेंट। अब वस्तु द्वारा पानी का हटाया हुआ आयतन कितना होगा, तो विस्थापित
विस्थापित आयतन का बात करें वो कितना होगा, जितना आयतन पानी के अंदर है वस्तु का उतना होगा। वो कितना हो गया, वी आई। फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना हो गया, अच्छा बताओ, फोर्स ऑफ बॉयंसी तरल का घनत्व, ठीक, वस्तु द्वारा हटाए हुए तरल का आयतन, ठीक है, प्लस आपका इंटू या गुणा में क्या आएगा, जी। वेट कितना हो गया, वेट वेट कितना हो गया बेटा, वेट पूरा होएगा तो बॉडी का पूरा घनत्व, बॉडी का पूरा वॉल्यूम, जी। अब अगर तरल के ऊपर ये वस्तु तैर रही है तो फोर्स ऑफ बॉयंसी वेट के बराबर होगा, रो एल वी आई जी इज इक्वल टू रो बी वी जी। देखो ये गया, तो कितना आपका सापेक्ष आयतन, यानी कि कितना रिलेटिव वॉल्यूम डूबा हुआ है, ये आपको पता चल गया है ना। तो फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड आपको पता चल गया, कितना हो गया वो, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है, वस्तु का, ध्यान से समझना, इस पे सवाल मिल जाएंगे, वस्तु का तरल के अंदर अंदर आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन किसके बराबर होता है बच्चों, रो बी बाई रो एल। यदि द्रव पानी हो तब ये वी आई अपॉन वी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम है ना, ये कितना हो जाएगा, भिन्नात्मक भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इसके बराबर हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि बर्फ की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.9 होती है। इस बात का मतलब क्या है कि बर्फ का 9 भाग पूरे, या आप कह दें जो है 0.9 सेगमेंट है ना, 0.9 भाग जो है आपका पानी के अंदर डूबा रहता है, और 0.1 भाग आपका जो है वो पानी के ऊपर रहता है, ठीक। जैसे मान लो एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्यूब है, एकदम परफेक्ट क्यूब घन है आपका, इसकी आपकी जो है 10 सेंटीमीटर की भुजा है एक, तो जब आप इसे पानी में डालोगे ना तो 1 सेंटीमीटर तो ऊपर रहेगा और 9 सेंटीमीटर अंदर रहेगा, ये हमें डायरेक्ट पता चलेगा। तो ये था केस 3, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कितना भाग ऊपर रहेगा, तो आप ये बताएं कि कितना रेशो आपका होगा जो ऊपर की तरफ होगा, कितना भाग ऊपर रहेगा। तो एयर वाला कैसे बता सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे आसान है, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहां पे। देखो वी ए बाई वी, इतना हिस्सा जो है, इतना भाग जो है ऊपर रहेगा हवा में, वी ए को क्या लिख सकते हो, वी माइनस वी आई, यहां से लिख सकते हो। नीचे टोटल वी, तो ये क्या हो गया, 1 - vi/वी वी हो गया। अब यहां पे वी आई बाई वी की वैल्यू आपने देख ही ली है, तो ये हो जाएगा 1 - रो बी बाई रो एल, ये हो गया, ठीक है।
तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, अगली वीडियो में हम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कुछ प्रयोगों को समझेंगे। हम उनके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे और उस एप्लीकेशन पार्ट पे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं इनकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें और व्युत्पत्ति के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।